साइंस में बेसिकली फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। और जब लास्ट क्लास जो अपन ने साइंस का फिनिश किया था तो उसमें फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहे थे वो साउंड चैप्टर चल रहा था। एक लेक्चर क्लास हो गए थे साउंड का। तो उस क्लास में बेसिकली मैंने क्या बताया था, व्हाट इज साउंड, तो रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट इज साउंड। देन उसके बाद इसमें हुए थे टाइप्स ऑफ साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव के दो पार्ट डिस्कस किए थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ये डिटेल एनालिसिस हो गए थे इसमें। देन फिर इसके बाद जो टॉपिक था वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किए थे वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ये सब डिस्कस किया था। और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हुए थे। ये 3 टॉपिक्स कवर अप हो गए थे। अब आगे डिस्कस करते हैं इसमें। बेसिकली अब जो इसमें टॉपिक्स है वो है आपके प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड दैट मीन साउंड का प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे ही अपन साइकिल की बेल थोड़ा सा टच करते हैं तो बेल बजना शुरू हो जाता है, बाइसिकल बेल। या अपन जो लोग बोल रहे हैं वो कहाँ से बोलते हैं, बेसिकली वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड, तो जैसे ही हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि वोकल कॉर्ड जो होता है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है और वहां से आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं। बस तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो बेसिकली किस कारण से होता है, ड्यू टू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं तो हम हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है ना वो वाइब्रेट करता है, तो उससे क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। या गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे गिटार बजाते हैं तो उसके वायर को अपन टच करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। या साइकिल के अपन बेल बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है तो उससे बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अपने जो वोकल कॉर्ड होते हैं, वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट, हमारे थ्रोट में 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, तो वाइब्रेशंस के कारण बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो भी हो, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहीं भी साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है, चाहे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, सितार, फ्लूट, गिटार, ड्रम, है ना, मंजीरा, ये सब में क्या होता है, किस कारण से साउंड प्रोड्यूस होता है, बेसिकली वाइब्रेशंस के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसी में देखते हैं साउंड वेव्स इन एयर। तो साउंड वेव्स इन एयर आप कैसे पता चला सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू। अब बोलो सर ट्यूनिंग फॉर्क कैसे, कुछ इस तरीके का ट्यूनिंग फॉर्क होता है। मैं इसको आप डायग्राम से, आप अगर प्रैक्टिकल लैब में अगर जाओगे तो वहाँ आपको ट्यूनिंग फॉर्क पे मिल जाएगा कुछ इस तरीके का एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। दिस इज एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। तो साउंड वेव बेसिकली एयर में कैसे ट्रेवल करता है, ये आपके कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में साउंड जो है एयर में ट्रेवल होता है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। मान लिया कि सपोज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एयर लेयर, ओरिजिनल पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन मतलब साइलेंट ट्यूनिंग फॉर कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो आपका होगा ओरिजिनल पोजीशन जो एयर लेयर का होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। सब लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। अब जैसे ही आपने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया तो बेसिकली एक ऐसा बन जाएगा आपका दिस, कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो लाइन की जो गैपिंग है ना, यहाँ ये आपका
गैपिंग जो है ये आपका कम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये गैपिंग कम हो जाएगा। और फिर गैपिंग क्या हो जाएगा आपका, इक्वल डिस्टेंस। ये जो गैपिंग जो कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एयर में जो साउंड वेव है कुछ इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेयर फ्रैक्शन, फिर हो जाएगा आपका कंप्रेशन, फिर हो जाएगा आपका रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से वेव ट्रेवल करेगा। रेयर फ्रैक्शन मतलब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, कंप्रेशन मतलब डिस्टेंस कम। तो इस तरीके से आपके साउंड वेव बेसिकली एयर में ट्रेवल करेगा। रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। नेक्स्ट है इसमें साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो दैट मीन्स साउंड वेव, जो साउंड वेव की जो जरूरत होगी, साउंड वेव बेसिकली साउंड वेव को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि लाइट वेव जो आप 10th में पढ़ोगे उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना साउंड वेव को एक पॉइंट से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मतलब द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड वेव ट्रेवल, मतलब जिस सब्सटेंस के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड मीडियम। मैं लिख देता हूं, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस सब्सटेंस से साउंड ट्रेवल करेगा, जिस सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मीडियम। तो साउंड साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम मतलब कौन कौन से मटेरियल, लाइक सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, आपका लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, और गैस मीडियम भी हो सकता है। तो किसी भी मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकता है। एंड साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। साउंड वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम। इसको ट्रेवल, साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो मटेरियल मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड वेव को मैकेनिकल वेव भी आप कहते हैं। इसको याद रखना। तो साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है, और गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होगा कि आप बोलोगे सर किसमें ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, किसमें कम ट्रेवल करेगा। तो अगर साउंड वेव बात करी जाए तो साउंड वेव ट्रेवल्स मतलब सॉलिड में ज्यादा फास्ट करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, साउंड ट्रेवल्स अबाउट 15 टाइम्स फास्टर इन स्टील देन इन एयर। मतलब एयर के कंपेरिजन में स्टील में साउंड साउंड बेसिकली 15 टाइम्स ज्यादा, माने 15 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउंड ट्रेवल इन ए मीडियम, मीडियम में ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि साउंड मीडियम में ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है कि मून पे अगर बात करें तो मून के केस में भी क्या होता है, साउंड चूंकि वह मीडियम नहीं होता ना, इसलिए साउंड कैन नॉट बी हियर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून। पे आप डायरेक्टली साउंड हियर नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज देर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव। वहां क्या एयर होते ही नहीं है, इसलिए मून पे आप साउंड वेव कोई भी अगर वहां बोलता है तो आप साउंड डायरेक्टली नहीं सुन पाते हैं, है ना। कुछ मीडियम होगा उसके थ्रू आप सुन पाते, लेकिन डायरेक्टली अगर आप बोलोगे तो चांद पे आप नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि चांद पे एयर होते ही नहीं है। आप बोलोगे सर कि चांद पे जो एस्ट्रोनेट जाते हैं वो बेसिकली कैसे बात कर सकते हैं, तो उनके पास क्या होता है कि
वायरलेस वायरलेस सेट होता है जो कि रेडियो वेव से कनेक्ट होता है, तो उसके थ्रू हम लोग वो बात करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना अमन, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब इसमें देखते हैं द स्पीड ऑफ, तो अब कहें कि साउंड की स्पीड डिपेंड किस किस चीज पे करेगा। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। या आप बोल सकते हैं मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है, मटेरियल का नेचर कैसा है, जिससे कि साउंड ट्रेवल कर रहा है। जैसे देखते हो ना आप, गिटार का साउंड अलग होता है, ड्रम का अलग होता है, वायलिन का अलग होता है, सितार का अलग होता है, सबका मंजीरा का अलग साउंड, सबका अलग अलग होता है। तो साउंड बेसिकली मटेरियल के नेचर्स पे डिपेंड करेगा। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मतलब साउंड की स्पीड आपका टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, बट स्पीड ऑफ साउंड एयर टेम्परेचर 20 डिग्री पे आपका 44 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर साउंड की स्पीड की बात करूं तो 332 मीटर पर सेकंड, यही टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो इसका साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, 344 मीटर पर सेकंड। मतलब आप बोल सकते हो कि समर में क्या होता है कि साउंड की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू विंटर। फिर स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड और किस पे डिपेंड करेगी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उस हिसाब से भी साउंड आपका, साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। मतलब साउंड की स्पीड जो होगी, स्पीड इन ड्राई एयर, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड बेसिकली क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर। मतलब ज्यादा ह्यूमिडिटी तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी। फिर तीन फैक्टर है जिसपे कि साउंड की स्पीड डिपेंड करेगा, तो याद रखना, फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल एंड मीडियम, सेकंड वन इज टेम्परेचर, और थर्ड वन इज द ह्यूमिडिटी। जैसे ड्राई एयर का तो मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन। वाटर, वाटर में भी अगर डिस्टिल्ड वाटर करे 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकंड, और अगर सी वाटर की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 1531 मीटर पर सेकंड होता है। ग्लास की बात करें एट 20 डिग्री सेल्सियस तो ग्लास में साउंड की स्पीड 5170 मीटर पर सेकंड होगा। अब साउंड में नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका सोनिक बूम, सोनिक बूम। अब सोनिक साउंड कहाँ से रिलेटेड है, बेसिकली एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट, ये सब टर्म से रिलेटेड है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, एयरक्राफ्ट, बुलेट, रॉकेट्स, तो इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है ना। तो दे आर सेड टू बी एट सुपरसोनिक स्पीड। कौन सी स्पीड बोलेंगे इसको, सुपर सोनिक स्पीड। क्या हो गया सुपर सोनिक स्पीड, सुपरसोनिक इज दैट स्पीड देन विच its स्पीड ग्रेटर देन साउंड ऑफ स्पीड। मतलब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो एयर में। द टर्म है ना, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड होते हैं। तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, दिस इज द, इनकी स्पीड जो होती है बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड होती है। तो क्लियर हो गया सुपरसोनिक स्पीड। अब इसी में एक टर्म होगा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड। मतलब सुपरसोनिक जितने भी आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट
सुपरसोनिक, जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उसको देखना, जब वो स्टार्ट होते हैं मतलब उसकी साउंड बहुत ज्यादा होती है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली लाउड, एक्सट्रीमली लाउड। मूवी वगैरह में देखा होगा, इसकी साउंड बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लाउड होते हैं। तो एक्सट्रीमली लाउड साउंड होते हैं बेसिकली इसके। एक्सट्रीमली लाउड साउंड, इसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वेव, सॉफ्ट वेव्स इन एयर। That is, the soft waves produced by supersonic aircraft carry a greater amount of energy, और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। The tremendous air pressure variation caused by the soft wave के कारण एयर प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। प्रोड्यूसेस ए लाउड ब्रस्ट ऑफ द साउंड, उस कारण में साउंड, लाउड ब्रस्ट ऑफ साउंड, बहुत ज्यादा एयर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है उसी को बोलेंगे सोनिक बूम। मतलब क्या बोल सकते हैं एक लाइन में, सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज्ड बाय द सॉफ्ट वेव फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट के साउंड, एयरक्राफ्ट से जो सॉफ्ट वेव जनरेट हुआ उसके कारण जो एक्सप्लोसिव नॉइस जो जनरेट होगा, क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम। अब आप बोलोगे अगर मैं दोनों में रेस लगाऊं, साउंड एंड लाइट में, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बताओ किसको, जिसको आ रहा है। तो साउंड की, लाइट का सर। लाइट का, ठीक है। इसके पीछे रीजन है कि साउंड की स्पीड तो मैंने अभी आपको बताया 344 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 344 मीटर ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर लाइट की स्पीड अगर मैं बात करूं तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचो, साउंड एक सेकंड में 344 मीटर ही ट्रेवल करेगा, बट लाइट देखो एक सेकंड में कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेगी, 3 × 10⁸ मतलब स्पीड जो होगी आपकी लाइट की ज्यादा होगी। तो इसलिए आप देखते होंगे कि इन रेनी सीजन में फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज बीन फर्स्ट एंड द साउंड इज थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, है ना। तो आप बारिश के दिनों में देखते हो कि लाइट आपको पहले दिखेगा और थंडर बाद में सुनने को मिलेगा, है ना? इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाती है, रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज ड्यू टू लाइट स्पीड इज very high in comparison to sound speed. Hence, in rainy season, flash of lightning is seen first, and then sound of thunder is heard a little later. इसमें देख सकते हो कि साउंड की स्पीड 344 है और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ फिर आप सेकंड एग्जांपल इसके देख लेते हैं, दोनों के स्पीड के कंपेरिजन में। इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बॉल इज सीन टू हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड इज हिटिंग हियर एंड लिटिल लेटर। तो क्रिकेट गेम में भी आप देखने को मिल जाता है कि बैट्समैन जैसे बॉल को हिट किया, तो बॉल को हिट किया तो साउंड ऑफ हिटिंग इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, मतलब साउंड ऑफ जो हिटिंग की जो साउंड आएगी वो कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकंड के कुछ सेकंड के बाद ही आपको सुनने को मिलेगा। या अगर आप गन इज फायर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस से गन फायर करो तो इसमें आप देख सकते हैं फ्लैश ऑफ गन फर्स्ट एंड साउंड ऑफ गन शूट इज हियर्ड ए लिटिल। वैसे गन से अगर फायर करेंगे तो आपको फ्लैश पहले दिखेगा और साउंड की जो गन की जो साउंड है शूटिंग का, शूट का, तो आपको कुछ समय के बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद आपको सुनने को मिलेगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में आपके 2 मार्क्स पे, ये याद रखना है। पहला रेनी सीजन वाला है, दूसरा आपका क्रिकेट बॉल, तीसरा है कि गन इज फायर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, बीसी फ्लैश इज गन। ये क्वेश्चन बहुत, इसमें भी रेनी सीजन वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ 9th में पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आप 10th में पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता है बाउंस बैक, मतलब साउंड जैसे हम लोग कुछ बोले या म्यूजिक चालू किया तो अपने को सुनने को कब मिलता है, जो अपन जो बोले वो आपके
दीवार से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे ये है सरफेस, यहाँ से आपका साउंड वेव गया, ऐसे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। द बाउंसिंग बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड when it strikes a hard surface is called reflection of sound। मतलब हार्ड सरफेस पे टकराने के बाद लौट जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हार्ड सरफेस का मतलब, इस यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक वॉल, मेटल सीट, हार्ड हार्ड वुड, क्लिफ, मतलब माउंटेन, दिस आर द हार्ड सरफेस। इससे साउंड टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट बैठेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। ए हो गया आपका हार्ड सरफेस, ये मैंने ड्रा कर दिया, दिस इज नॉर्मल। यहाँ से साउंड आया, इंसिडेंट वेव, और एक हार्ड सरफेस से टकराने के बाद क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या लिखोगे कि इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाई एट ए सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो सेकंड क्या है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of reflection of sound wave is always equal to angle of incidence। ये दो लॉ याद रखना, एग्जाम में हो सकते हैं आ जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये लिखना पड़ेगा, और इसके दो लॉ लिख दो तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कंप्लीट हो जाएगा। और ये डायग्राम बना दो तो बहुत बेस्ट होगा, ये वाला डायग्राम बनाना है तो अच्छा हो जाएगा, पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसका देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का application। So the reflection of sound is utilized in the working of devices। बहुत सारे डिवाइसेस में वर्क करता है, जैसे मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टेथोस्कोप मालूम है, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, मतलब ईयर दो रहते हैं, ईयर पीस लगाए हुए रहता है, और एक आपका डायफ्राम होता है जिसके कि चेस्ट प्लेस पे रख के चेस्ट के हार्ट बीट को कान में उसको सुनने को मिल जाता है। बल्ब हॉर्न वो हो गया जो पुराने गाड़ियों वगैरह जो हॉर्न्स लगे हुए रहते थे ना, मैंने इस तरह से, या अभी भी ये प्रेस करने वाला रहता था, प्रेस करने वाला, और यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से बना हुआ रहेगा, यहाँ से प्रेस करेगा तो साउंड साउंड जनरेट होगा, दिस इज बल्ब हॉर्न। और मेगाफोन वो हो गया जो बेसिकली मेगाफोन इस तरीके का होगा, इस तरीके का फोन टाइप, ये हो गया मेगाफोन। मतलब यहाँ से आप बोलोगे, यहाँ से साउंड जनरेट होगा, दिस इज मेगाफोन इसको बोलते हैं। और स्टेथोस्कोप तो पता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ नाम लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इको। इको, इको क्या होता है, इको पता है किसी को?
इको बेसिकली हो गया, माने आवाज, एक ही आवाज जब आप बोलोगे तो उसको बार बार रिपीट होके आपको सुनने को मिले, दैट इज कॉल्ड इको। और इको बेसिकली कहाँ सुनने को मिलता है? अगर घर खाली खाली, पूरा मकान अगर बहुत दिन से खाली हो तो यहाँ पर आप बोलोगे तो इको सुनने को मिलेगा। या पहाड़ी एरिया वगैरह में अगर आप बोलो तो वहां भी आपको इको सुनने को मिलता है। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो इको को, तो क्या लिख सकते हो? द रिपीटेशन ऑफ साउंड, द रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound waves is called an echo। मतलब रिफ्लेक्शन के कारण साउंड वेव का जो रिपीटेशन होता है दैट इज कॉल्ड इको। मतलब सिंपली आप इको को क्या बोल सकते हैं? एंड इको इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। क्या हो गया? इको को क्या बोलोगे? सीधा सिंपली रिफ्लेक्टेड साउंड बोल सकते हैं। अब है कि आपको इको सुनना है तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एंड इको। मतलब इको सुनने के लिए आपके ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना कितना होना चाहिए? तो अपने क्या क्या, वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, मतलब इको की बात कर रहे हैं सेपरेटली ओनली इफ देयर इज द टाइम इंटरवल या टाइम गैप बोल दें, जो टाइम इंटरवल, या आप इसको टाइम गैप भी बोल सकते हैं। मतलब जो आपने और जो आप साउंड बोले और वो टकरा के आने लगे, तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच जो टाइम होना चाहिए, टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ बिटवीन देन। 1/10 का मतलब आप बोल सकते हो 0.1 सेकेंड। मतलब साउंड आपने जो बोला और जो रिफ्लेक्ट होने के आ रहा है, तो जो बोला और जो रिफ्लेक्ट होने के आ रहा है, मतलब इसके बीच जो गैप जो होनी चाहिए टाइम का, कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तो आपको इको सुनने को मिलेगा। ये तो टाइम हुआ कि 0.1 सेकेंड। अब बेसिकली अपने को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड आपको मालूम है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका? स्पीड इंटू टाइम। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड एट 0-20 डिग्री सेल्सियस। और टाइम अभी मैंने निकाला 1/10, ये हो गया आपका 34.4 मीटर। तो इको आपको सुनने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 34.4 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है, तो आप इको इजिली सुन सकते हो। तो याद रखना मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ये रिफ्लेक्टिंग, तो इको का हुआ एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब ये मत समझ कि मिनिमम डिस्टेंस। जैसे एक दीवार है, ये दीवार है, ठीक है। अब यहाँ से कोई किसी ने बोला, ये बोला तो ये साउंड गया, ये साउंड गया, इससे टकराया, फिर ये लौट के आया। तो ये बेसिकली पूरा डिस्टेंस है, दोनों मिला के 34.4 मीटर है। हमें याद रखना, स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लाते हैं। ये पूरा डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल लिख देता हूँ, तो अब क्लियर हो जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस 34.4 है। और अपने को क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस टू हियर द इको, मतलब ए पर्सन से लेके वाल तक के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल है,
इको सुनने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस, इसको 2 से आप डिवाइड कर दो तो 17.2 मीटर्स हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका 17.2 मीटर होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए शॉर्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ इको इज 17.2 मीटर होना चाहिए एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इको इजली सुनने को मिल जाएगा। फिर मैंने आपको साउंड के बारे में और भी डिटेल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में इसको और भी